के बाद तो अमेरिका में रेलवे, तेल और स्टील का एक ऐसा तूफान आया जिसने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बना दिया। और इसी बूम ने उन्हें विश्व युद्धों में मदद की। बिल्कुल, इसी औद्योगिक क्षमता के दम पर अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत पक्की की। लेकिन 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने तो उनकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था ना? हाँ, झकझोर कर रख दिया था। लेकिन उनके पास जो औद्योगिक ढांचा पहले से मौजूद था, उसने उन्हें वापस खड़े होने की ताकत दी। और फिर पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। और तब उनकी फैक्ट्रियों ने इतने टैंक, हवाई जहाज और हथियार बनाए कि दुनिया की कोई भी ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया राख में बदल चुकी थी। हाँ, यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्से खंडहर हो चुके थे। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए, वो सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था। वो क्या था फिर? दस्तावेज के मुताबिक वो पूरी दुनिया के लिए एक खौफनाक उद्घोषणा थी। उस एक धमाके ने साबित कर दिया कि अमेरिका अब अजेय ताकत बन चुका है, हार्ड पावर का चरम। बिल्कुल, लेकिन उस राग से सिर्फ एक नहीं, दो महाशक्तियां उभरी। दूसरी सोवियत यूनियन। हाँ, यूएसएसआर। एक तरफ अमेरिका था जिसका इंडस्ट्रियल बेस बिल्कुल सुरक्षित था, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जिसकी रेड आर्मी ने नाजी जर्मनी को हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। और यहीं से उस खामोश जंग की शुरुआत हुई जिसने अगले 40 सालों तक दुनिया को खौफ में रखा, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। ये शीत युद्ध असल में दो अलग अलग आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। मतलब अमेरिका पूंजीवाद, लोकतंत्र और डॉलर की वकालत कर रहा था, और सोवियत यूनियन साम्यवाद, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था और रूबल का प्रतीक था। यहाँ आकर कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये दो ऐसे शतरंज के खिलाड़ियों की तरह था जो एक दूसरे के मोहरों को सीधे मार नहीं रहे थे, बल्कि पूरे शतरंज के बोर्ड को ही पलटने की धमकी दे रहे थे। बहुत सही कहा आपने। दोनों खिलाड़ियों के पास म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी एक दूसरे को पूरी तरह तबाह कर देने की क्षमता थी। और इसी डर ने सीधे युद्ध को रोक दिया। हाँ, लेकिन इस न्यूक्लियर वॉर के खौफ ने एक अभूतपूर्व तकनीकी प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, स्पेस रेस। बिल्कुल। जब सोवियत यूनियन ने 1957 में अपना सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया तो अमेरिका में हड़कंप मच गया। लेकिन स्पेस रेस असल में विज्ञान के लिए थी ही नहीं, है ना? नहीं, ये साबित करने की रेस थी कि किसके पास बेहतर रॉकेट तकनीक है जो दुनिया के दूसरे कोने तक परमाणु बम गिरा सकती है। ओह, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। हाँ, फिर 1969 में चांद पर इंसान को उतारकर अमेरिका ने अपनी तकनीकी और वैचारिक श्रेष्ठता पूरी दुनिया के सामने साबित कर दी। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिसने दिखाया कि महाशक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर जंग जीत ही जाएंगे। वियतनाम युद्ध। हाँ, मतलब एक महाशक्ति जो चांद पर जा सकती थी, वो वियतनाम के जंगलों में हार गई। ऐसा कैसे संभव हुआ? देखो, यही वियतनाम युद्ध का सबसे बड़ा सबक है। यहाँ हथियारों की तकनीक का मुकाबला जमीनी लोगों के संकल्प और एक गहरी विचारधारा से था। मतलब हार्ड पावर बनाम आइडियोलॉजी। बिल्कुल। अमेरिका ये समझ नहीं पाया कि वियतनाम के लोग किसी दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। और जब लड़ाई अस्तित्व की हो तो सिर्फ बम गिराने से जीत नहीं मिलती। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। लेकिन इन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद अमेरिका और सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्थाएं दो विपरीत दिशाओं में सफर कर रही थी। कैसे? सोवियत यूनियन अपना सारा पैसा सेना और हथियारों पर खर्च कर रहा था, लेकिन अपनी जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में नाकाम रहा। और अंततः 1991 में शतरंज का दूसरा खिलाड़ी बोर्ड से बाहर हो गया। यूएसएसआर अपने ही आर्थिक बोझ तले टूट गया। हाँ, और इसके साथ ही यूनिपोलर वर्ल्ड की शुरुआत हुई। दुनिया में केवल एक ही बॉस बचा, अमेरिका। लेकिन क्या अकेलापन हमेशा शांति लाता है? 1991 के बाद का अमेरिका आज का अमेरिका है, और इस नए दौर की शुरुआत एक बहुत बड़े झटके के साथ हुई। 2001 का 9/11 हमला